नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक और अंतिम गिनती के बीच लगभग 4.65 करोड़ वोटों की विसंगति का आरोप लगाया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि अगर ये वो वोट इंडिया गठबंधन को मिले होते तो संसद में सबसे अधिक सीटें उनकी होती। कांग्रेस का यह दावा वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा जारी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 का संचालन नामक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट कई दिनों से सार्वजनिक है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है। कहीं कोई डिबेट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर होनी है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी की दिल्ली में बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में बीजेपी के नेताओं में कथाकथित आंतरिक कलह चल रही है। उत्तर प्रदेश में चल रही बीजेपी की तथाकथित आंतरिक कलह के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के बीच समाजवादी पार्टी के नेता ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा है कि यूपी में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बदले जा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा, 2027 में सपा 300 पार, भाजपा 2027 में सिर्फ 27 सीटों पर निपट जाएगी। दोनों उप मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी हैं, मूल भाजपा के भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, लगता है संघ ने कमान अपने हाथ में ले ली है। फिलहाल भाजपा डूबता जहाज है जिससे कूदकर सब बचना चाहते हैं। सपा कभी ऐसे नादान नेताओं को शामिल नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नीति आयोग की बैठक से निराश होकर बाहर निकल गईं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर बातचीत के लिए पर्याप्त समय न देकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। एएनआई और पीटीआई ने ममता का जो वीडियो जारी किया है उसमें ममता कह रही हैं, मैंने कहा था कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बोला। विपक्ष में मैं अकेली थी, अकेले भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये अपमानजनक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर नीति आयोग की बैठक में उनको न बोलने देने का आरोप लगाया है। वहीं अब नीति आयोग ने खुद मोर्चा संभालते हुए पूरी मीटिंग का घटनाक्रम साझा किया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि उन्हें लंच से पहले बोलने का मौका दिया जाए। सुब्रमण्यम ने बताया कि सभी मुख्यमंत्रियों को 7 मिनट बोलने का मौका दिया गया था और स्क्रीन से सबसे ऊपर समय प्रदर्शित किया जा रहा था कि उनका संबोधन का कितना समय बचा है। इस दौरान जब उनका समय खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं बोलने के लिए और समय चाहती हूँ। उनके संबोधन को हम सबने सम्मान पूर्वक सुना और अहम बिंदुओं को नोटिस भी किया। नीति आयोग के सीईओ ने आगे कहा कि जब उनका समय खत्म हो गया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माइक थपथपाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और वह बाहर चली गई। दिल्ली में चल रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, 10 साल पहले स्थापित होने के बाद से नीति आयोग पीएमओ का एक अटैच्ड ऑफिस रहा है। यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाले तंत्र के रूप में काम करता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति उनका व्यवहार, जो कि नीति आयोग का वास्तविक रूप है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। बीजेपी की तरफ से सांसद लौकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो ये ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी नेता लौकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पुष्टि की है। उनको प्रधानमंत्री व बड़ा नेता बनना है, इसलिए वे ड्रामा कर रही हैं। टीएमसी पॉलिटिकल ड्रामे से भरी हुई है। ममता दीदी को कोई इच्छा नहीं है कि वे पश्चिम बंगाल का भला करें, इसलिए मीटिंग से पहले ही वे निकल गईं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को बहाल करने की मांग की है। ममता बनर्जी शनिवार 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। ममता बनर्जी ने वर्तमान संगठन की आलोचना करते हुए कहा, नीति आयोग को हटाओ, योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग की एक संरचना थी, इसने देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार था। ममता बनर्जी ने कहा, नीति आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं है, ये राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करता है। उन्होंने कहा, मैं न केवल बंगाल के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों का मुद्दा उठाऊंगी। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, वो बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता ने असम को बांटने को कहा था, किसी ने बिहार को बांटने को कहा था। मैं उन्हें गैंग नहीं कहूंगी क्योंकि असंसदीय शब्द है, बल्कि मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े मंच कहूंगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है जब उन्होंने एकल पार्टी की सरकार नहीं बनाई है। ममता ने कहा कि अपनी मजबूरियों के कारण राजग ने राजनीतिक रूप से बहुत पक्षपाती बजट पेश किया है, जिसने विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में उनके राज्य का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। महत्वपूर्ण बैठक से नीतीश की अनुपस्थिति का कारण तुरंत ज्ञात नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक केंद्र के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को लगा कि बैठक में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश अपना इस तरह से विरोध भी जता रहे हैं। मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से मुख्य रूप से चल रही है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल हुए और उन्हें 20 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शनिवार को 27 जुलाई को 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दावा किया है कि वे हर वोट अर्जित करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करेंगी। हैरिस ने शनिवार को एक्स पर लिखा, आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता शरद पवार, जिन्हें हाल ही में अमित शाह ने भ्रष्टाचार का सरगना बताया था, उन्होंने पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाया है कि कैसे उन्हें अदालत ने उनके गृह राज्य गुजरात से तड़ीपार किया था। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर हमला किया और मुझे कुछ बातें कही। उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर कहा। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से तड़ीपार कर दिया। पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाते हुए बंगाल के लोगों को हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जिन्ना के अनुयायी सोहरावर्दी ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर बंगाल में लगभग 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था। गोपाल पाठा ने हिंदुओं को संगठित किया और नरसंहार को रोकने की कोशिश की। अगर आज बंगाल में गोपाल पाठा जैसे कोई नहीं खड़े होंगे तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल खाली करना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राम गोपाल यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद जनपद पहुंचे थे, जहां उन्होंने
पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी कहती थी कि 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। हमारी बात में अब ज्यादा ताकत है। हम फिर से कह रहे हैं, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर शनिवार को 27 जुलाई को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक शहीद हो गया और 4 अन्य घायल हो गए। सेना ने कहा कि मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है। सूत्रों का कहना है कि यह पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम का एक हमला है। बीएटी फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते से पहले कई हमलों में शामिल रही है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, यह एक आक्रामक कार्रवाई है और स्पष्ट रूप से एलओसी पर तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत इंदिरा निवास ढह गई है। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहबाज गांव में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सहित नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। फायर ब्रिगेड ने बताया कि यह दुर्घटना आज 27 जुलाई सुबह 4:30 बजे हुई है। इस हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में शनिवार को कई दौरे की तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं कई दौरे की तेज बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून डीएम सोनिका ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में शनिवार को छुट्टी का आदेश दिया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।